नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड से निकले कुछ खास विचारों पर गौर कर रहे हैं। ये कहानी है दो पिताओं की, एक गरीब और एक अमीर, और उनकी पैसे को लेकर जो बिल्कुल अलग सोच थी उसकी। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये दरअसल पैसे को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक पिता जो पारंपरिक रास्ते पर चले, उन्होंने जिंदगी भर कहीं ना कहीं आर्थिक संघर्ष देखा, और दूसरे ने संपत्ति बनाने पर जोर दिया। तो देखते हैं कि इन आइडिया से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन दो पिताओं की सोच में जो बड़ा फर्क था। लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, पर पैसों को लेकर हमेशा थोड़ी तंगी रहती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। वो औपचारिक रूप से कम पढ़े लिखे थे, अपना बिजनेस करते थे, पर उन्हें पैसे का खेल वो बखूबी समझ आता था। अच्छा। और उनकी सलाह में तो जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड क्या कहते थे? हाँ, वो कहते थे खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि बढ़िया सेफ नौकरी मिले। यही सुना है हमने भी बचपन से। सही कहा, बिल्कुल वही। जबकि रिच डैड का फंडा बिल्कुल अलग था। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये सोच ही अपने आप में काफी क्रांतिकारी है पारंपरिक सोच के मुकाबले। हाँ, ये पैसा तुम्हारे लिए काम करे, इसका असली मतलब क्या है? कैसे समझाया रिच डैड ने इसे? देखिए, उनका जोर था निवेश करने पर, और सबसे जरूरी वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन पर। पुअर डैड की दुनिया कैसी थी? नौकरी करो, पैसे बचाओ, लोन चुकाओ। उनके लिए पैसा एक जरूरत थी जिसे बस संभाल कर रखना था, और पैसे में रिस्क था। हाँ, डर जुड़ा था पैसे से। बिल्कुल। जबकि रिच डैड के लिए पैसा एक औजार था, एक टूल जिससे और पैसा बनाया जा सके, एक अवसर था। तो उनका फोकस बिजनेस बनाने, इन्वेस्ट करने, पैसिव इनकम बनाने पर था, सिर्फ सैलरी पर नहीं। यहीं पर वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और कियोसाकी ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, सिंपल। और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपका घर, जिसमें आप खुद रहते हैं, उसके मेंटेनेंस, टैक्स, अगर लोन है तो ईएमआई, ये सब पैसा निकालते हैं, तो वो घर एक लायबिलिटी हुई। अच्छा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे किराए पर दिया हुआ है, और उससे हर महीने पैसा आ रहा है, तो वो एसेट बन गया। एग्जैक्टली। तो सबक क्या है? अमीर बनना है तो एसेट्स जमा करो, ऐसी चीजें नहीं जो आपके खर्चे बढ़ाएं। लायबिलिटीज कम करो। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल में करना शायद उतना आसान ना हो। खासकर इसलिए भी कि स्कूल कॉलेज में हमें पैसे मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, ये सब तो सिखाया ही नहीं जाता। सही कहा। और यहीं पर आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत। रिच डैड क्या कहते थे? असली ताकत ज्ञान में है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ हिसाब किताब जानना नहीं है। इसका मतलब है बजट बनाना सीखना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझना, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, अपना बिजनेस। रिस्क मैनेजमेंट भी। हाँ, रिस्क को कैसे मैनेज करें और पैसे को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या हो, ये सब सीखना। देखिए, पैसा कमाना एक बात है, पर उसे संभालना और उसे बढ़ाना वो बिल्कुल दूसरी बात है, और ज्यादा जरूरी भी। अच्छा, एक और पॉइंट था किताब में कि काम क्यों करना चाहिए। पुअर डैड का नजरिया क्या था? सैलरी के लिए। हाँ, सिक्योर जॉब, रेगुलर सैलरी। लेकिन रिच डैड कहते थे सीखने के लिए काम करो। ये थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल। रिच डैड का मानना था कि एक जॉब ऐसी चुनो जहां कुछ सीखने को मिले, ऐसी स्किल्स जो लॉन्ग टर्म में काम आए। जैसे सेल्स की स्किल, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, टीम बनाना, फाइनेंस समझना, नेगोशिएशन, बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं, ये सब। ये स्किल्स आपको सिर्फ एक सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय से कहीं आगे ले जाती हैं। ये आपको संपत्ति बनाने की क्षमता देती है। मतलब पैसा फिर अपने आप आता है अगर स्किल है तो? हाँ, कह सकते हैं कि पैसा अक्सर इन स्किल्स का एक बाई प्रोडक्ट होता है। फोकस स्किल बढ़ाने पे होना चाहिए। पैसों से जुड़े फैसलों में हमारी भावनाएं, इमोशंस, उनका भी तो बड़ा रोल होता है। किताब में डर और लालच की बात की गई है। हाँ, और ये दो सबसे पावरफुल इमोशंस हैं जब पैसे की बात आती है। एक तरफ डर है, नौकरी छूटने का डर, बिल ना चुका पाने का डर। ये डर हमें सेफ खेलने पे मजबूर करता है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और दूसरी तरफ है लालच, जल्दी अमीर बनने का लालच, और ज्यादा पैसे की चाह।
ये हमें कई बार बिना सोचे समझे बड़े रिस्क लेने पे उकसाता है। हाँ, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो रिच डैड का सुझाव था कि इन भावनाओं को पहचानो, समझो कि कब डर हावी हो रहा है, कब लालच, और फिर इनसे ऊपर उठकर लॉजिक से, दिमाग से फैसले लो। अगर पैसे को कंट्रोल में रखना है तो इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या मुख्य सबक या की टेकअवेज निकलते हैं इस किताब से? मेरे ख्याल से कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, अपनी सोच बदलो। पैसे के पीछे भागने की बजाय ऐसा कुछ करो कि पैसा आपके लिए काम करे। ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियली लिटरेट बनो, मतलब पैसे की समझ बढ़ाओ। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है। तीसरा, एसेट बनाने पर फोकस करो, लायबिलिटीज खरीदने से बचो। याद है ना, एसेट जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी निकालती है। हाँ, याद है। और चौथा, सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो। ऐसी स्किल सीखो जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दें। सीखने के लिए काम करो। और आखिरी, पांचवा, अपने फाइनेंशियल फैसलों में डर और लालच को हावी मत होने दो, दिमाग से काम लो। बिल्कुल सही कहा। और शायद इन सब में सबसे जरूरी है वो मानसिकता का बदलाव, है ना? हाँ बिल्कुल, सोच बदलना ही असली चुनौती है। तकनीकें तो कोई भी सीख सकता है, पर माइंडसेट बदलना वही सफलता की कुंजी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में आना चाहिए कि हम अपने रोज के जो पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं उनमें डर और लालच का कितना असर होता है। क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ये जो खर्चा कर रहे हैं ये कोई एसेट बना रहा है या लायबिलिटी? और इस सोच को बदलने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? पहला कदम क्या हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद शुरुआत बस अपने खर्चों को और अपनी आमदनी को इसी एसेट लायबिलिटी के चश्मे से देखने से हो सकती है। शायद बस ट्रैक करना शुरू करें कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है और क्यों। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है ये।